हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेश आई वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में कोलाइडी विलयन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने कोलाइडी विलयन को पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, तो दोस्तों आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर आपको वास्तविक विलयन है ना, कोलाइडी विलयन, निलंबन, मतलब दोस्तों जो कोलाइड होता है उस कोलाइड के कणों के आधार पर ये जितने प्रकार के विलयन होते हैं उन विलयनों को सभी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम कोलाइडी विलयन के वर्गीकरण की बात करेंगे कि इसका वर्गीकरण किस टाइप से किया जाता है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रखती है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको कोलाइडी विलयन के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों हमने कोलाइडी विलयन में पढ़ा था कि जो कोलाइडी विलयन होता है एक ऐसा विलयन होता है जिसकी प्रकृति विषमांगी होती है। क्या? विषमांगी प्रकृति होती है, मतलब वह विलयन जो विषमांगी प्रकृति का होता है कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो कोलाइडी विलयन होता है इसमें जो विलेय होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो विलेय और विलायक होते हैं, उन विलेय और विलायक के जो कण होते हैं उनके कणों का आकार कितना रहता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य ये इनके कणों का आकार होता है। ठीक है, हम जिन्हें हमारी जो साधारण आंखें हैं उन आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें अति सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तब हम इनमें जो कोलाइडी विलयन है उसमें उपस्थित इन कणों को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी परिभाषा यही निकाली थी कि यह वह विषमांगी विलयन होता है जिसमें विलेय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। इन्हें हम साधारण आंखों द्वारा नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए अति सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और इसमें कुछ हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे, जैसे ये दूध है ना, ये दूध कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है ना। जैसे हमने देखा था कि जो धुआं होता है, ठीक है, ये धुआं जो जनरली लकड़ी को जलाने पर निकलता है वो धुआं कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। कोहरा होता है, ये कोहरा कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल देखी। ठीक है, तो अब मैं दोस्तों आपको ये चीज भी क्लियर करूंगा कि ये दूध है ये कोलाइडी विलयन क्यों है, धुआं है ये कोलाइडी विलयन क्यों है, कोहरा है ये कोलाइडी विलयन क्यों है, इन सब चीजों को भी क्लियर करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके पहले आपको मैं इस कोलाइडी विलयन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, तो आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पहले समझिएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, आपने ये तो देखा है कि जो विलयन होता है उस विलयन में एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक है, ये आप सभी को पता है। विलयन इन दो पदार्थों से मिलकर बना है, विलायक और विलेय। तो विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलेय की मात्रा जो होती है वो कम होती है, ऐसा आपने पढ़ के रखा है। ठीक है, विलयन पढ़ के रखा है। लेकिन अब हम दोस्तों इस विलयन को कोलाइडी विलयन में कन्वर्ट करेंगे, विलयन को हम कोलाइडी विलयन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर दोस्तों कोलाइडी विलयन के लिए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाते हैं कि दोस्तों जो कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन में जो विलेय की प्रावस्था होती है, मतलब जो विलेय होता है उस विलेय को हम बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या बोला? जो कोलाइडी विलयन है उस कोलाइडी विलयन में विलेय होता है, उस विलेय को हम क्या बोलेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि कोलाइडी विलयन में विलेय की प्रावस्था को परिक्षिप्त क्या बोला मैंने? परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखना। ठीक है, कोलाइडी विलयन में जो विलेय होगा उसे हम क्या बोलेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था। और जो
बिलियन है उसमें जो बिले होगा उसको हम बिले बोलते ही हैं जनरली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट दोस्तों ये है कि जो कोलाइडी बिलियन में विलायक होता है उस विलायक को हम बोलते हैं परिक्षेपण। क्या बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम। क्या, परिक्षेपण माध्यम। कोलाइडी विलयन में जो विलायक होता है उस विलायक को हम क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलायक के माध्यम, विलायक के माध्यम को परिक्षेपण, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, ठीक है। परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, विलेय को क्या बोलेंगे, परिक्षेप्त प्रावस्था, और विलायक को क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। ये दो चीजें आप क्लियर करके रखना, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं अपक्षेपण। क्या, अपक्षेपण। ये अपक्षेपण क्या होता है। तो दोस्तों अपक्षेपण, अपक्षेपण तो दोस्तों क्या होता है कि हमने देखा कि ये कोलाइडी विलयन, अब कोलाइडी विलयन में एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। अब ये तो चीजें आपको क्लियर हो गई है ना। कोलाइडी जो विलयन है विलेय और विलायक से मिलकर बना होगा, तो विलेय क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था, और विलायक क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। तो सीधी सी बात, जो कोलाइडी विलयन है वो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना, ठीक है। बना कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि जो कोलाइडी विलयन है उस कोलाइडी विलयन में से परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों को अलग अलग करना अपक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है, अपक्षेपण। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि कोलाइडी, कोलाइडी विलयन में से परिक्षिप्त, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम को अलग अलग करना, अलग अलग करना अपक्षेपण, अपक्षेपण कहलाता है, ठीक है। अब ये चीजें आपको क्लियर करके रखना है, ये 3 पॉइंट आपको क्लियर करके रखना है, ठीक है। तो ये कोलाइडी विलयन से संबंधित पॉइंट है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण समझते हैं। दोस्तों कोलाइडी विलयन या कोलाइडी तंत्र का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। जिसमें पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल के आधार पर, और तीसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर। इन 3 प्रकार से कोलाइडी तंत्र या कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण किया जाता है। तो दोस्तों इन तीनों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं कोलाइडी विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य भौतिक अवस्था मतलब ठोस, द्रव, गैस के आधार पर जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इन 8 प्रकार के हमें कोलाइडी विलयनों को पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है, एवरीडे लाइफ के लिए भी और हमारे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो वो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको समझना है। तो दोस्तों मैंने इस कॉलम में परिक्षिप्त प्रावस्था को रखा है, इस कॉलम में मैंने परिक्षेपण माध्यम को रखा है, मतलब विलायक को रखा है। यहाँ पर इन दोनों से मिलकर क्या कोलाइडी विलयन बनेगा उसका नाम मैं बताऊंगा, और यहाँ पर मैं उसके एग्जाम्पल को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये विलेय है और ये विलायक है,
ठीक है, ये उसका जो बिलियन बनेगा उसका बिलियन का नाम रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यदि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस रहेगी और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस रहेगा। ठीक है, तो यहां से जो बिलियन बनेगा, जो कोलाइडी बिलियन बनेगा, उस कोलाइडी बिलियन का नाम होगा दोस्तों ठोस सॉल। क्या? ठोस सॉल। आपको याद रखना है कि ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, तो उस विलयन का नाम होगा ठोस सॉल। उस कोलाइडी विलयन का नाम होगा ठोस सॉल। अब बोलोगे सर ठोस ठोस मिलेंगे तो ऐसा क्या बनेगा जिसे हम कोलाइडी विलयन बोलेंगे? तो होता है ना दोस्तों, जो कांच होता है, जो रत्न कांच होते हैं, ग्लास बनाए जाते हैं, इन गिलासों को पिघली हुई अवस्था में बनाकर या और इनको ब्रूट कर दिया जाता है, ठोस अवस्था में लेकर आया जाता है। तो दोस्तों इनमें क्या होता है, कुछ ठोस वस्तुओं को पहले मिलाया जाता है, इन ठोस वस्तुओं को मिलाया जाता है, उसका विलयन बनाया जाता है, फिर इसको ठोस कर दिया जाता है अंत में, है ना। तो जब ठोस और ठोस मिलेंगे तो ठोस सॉल्ट बनेगा, जिसके एग्जाम्पल रहेंगे आपका रत्न कांच, रत्न कांच। और दोस्तों जो मिश्र धातुएं होती हैं, जैसे कांसा हुआ, पीतल हुआ, स्टेनलेस स्टील हुआ, ये भी धातुएं तो बिल्कुल ठोस को ठोस में मिलाकर ही बनाई जाती हैं। जैसे पीतल हुआ, तो पीतल में क्या हम करते हैं, कॉपर और जिंक, ये ठोस ही होते हैं, इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं, इनको पिघलाते हैं, फिर अंत में ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो ठोस और ठोस को मिलाया ना, तब तो ये मिश्र धातु प्राप्त हुई पीतल आपको, है ना। तो जो मिश्र धातु है वो सभी मिश्र धातुएं ठोस सॉल्ट का एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर जो मिश्र धातुएं, तो यहाँ लिख दे रहा हूं मिश्र धातुएं। ठीक है, मिश्र धातुएं, ये सब किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? कोलाइडी विलयन के, और इसका नाम है ठोस सॉल्ट। ठीक है, चलो अगला हम बात करते हैं ठोस। यदि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम हो द्रव, तब इस जो कोलाइडी विलयन बनेगा दोस्तों, उसका नाम होगा द्रव सॉल। क्या? द्रव सॉल। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? अब बोलोगे सर ऐसा क्या है कि जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो? तो दोस्तों मैं एक नुस्खा आपको बता रहा हूँ। जनरली देखा होगा आपने, अपने घर में देखा होगा, या जो गांव से रिलेट करते हैं दोस्तों उन्होंने तो देखा ही होगा कि जो शंकर जी का एक बिच्छू रहता है या फिर जो ततैया रहती है ना, अगर ये बिच्छू या ततैया कभी हमको डंक मार देता है ना, तो हमने देखा है कि जैसे घरेलू उपचार के लिए लोग बाग क्या करते हैं कि सोने को या फिर लोहा को या फिर जो चांदी होती है उसको मतलब जल के साथ थोड़ा सा पीसते हैं और जो वहां से वो विलयन प्राप्त होता है, उस विलयन को जहां ततैया ने या फिर बिच्छू ने डंक मारा है वहां पर लगा देते हैं। तो दोस्तों आप ये बताओ कि जो विलयन है वो विलयन बना कैसे? आपने ठोस चांदी को पीसा, ठोस चांदी को पीसा, लेकिन जल के साथ पीसा ना, तो ठोस चांदी थी, और जल पीसा तो जल क्या था? द्रव था, है ना। तो ठोस का द्रव में बना ना भाई, ठोस का द्रव में बना, तो इस ठोस के द्रव का उदाहरण क्या हो जाएगा? द्रव सॉल। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? लोहा, चांदी, आधी का विलयन, आधी का विलयन। ठीक है, आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला हम देखते हैं, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? ठोस है, और परिक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव है। तो दोस्तों इसका उदाहरण है हमारा एरोसॉल। क्या? एरोसॉल। ये हमारा इंपॉर्टेंट है कि एरोसॉल क्या है। तो एरोसॉल क्या है? जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम क्या हो? गैस हो, उसे क्या बोलते हैं हम? एरोसॉल। अब बोलोगे सर इसका उदाहरण बताओ। तो अक्सर हमने देखा है दोस्तों, कोई बस या ट्रक या कोई बाइक अगर किसी धूल में से निकल जाती है, तो वहां की जो धूल के जो ठोस कण हैं वो वायु के साथ मिल जाते हैं। तो वायु क्या है? गैस है, और वो धूल के कण क्या है? ठोस है ना। तो यहाँ पर
ठोस की जो मात्रा है वो कम रहती है और जो गैस है उस गैस की मात्रा ज्यादा रहती है, तो वो क्या बन जाती है? धूल बन जाती है, धुंध बन जाती है। समझ में आपको आ रहा है ना? तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो धुंध है वो धुंध या फिर धुआं, तो दोस्तों जो धुआं होता है उसमें भी कुछ इस प्रकार से भी होता है। जैसे ठोस को हम जलाते हैं, अब ठोस को जो लकड़ी है उसको जलाया तो वो वायु के साथ मिल गई है ना, तो ठोस को जला के वायु के साथ मिलाया तो क्या बना? धुआं बन गया। तो ये धुंध हुआ, धुआं हुआ, ये किसका? ठोस का, गैस में उदाहरण है। इसका नाम क्या है? एरोसोल। अब हम दोस्तों द्रव वाले पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से द्रव का, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस है। परिक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस है। तो यहाँ से जो विलयन बनेगा उसका उदाहरण क्या होगा, उसका नाम क्या होगा? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं? जेल। हम देखा है ना दोस्तों, जेल को हम बालों में अच्छी हेयर स्टाइल करने के लिए लगाते हैं, स्टाइल से, कोई स्टाइल से करता है, कैसी भी हेयर स्टाइल करने के लिए लगाते हैं। तो जेल क्या होता है? लिक्विड होता है ना भाई, लिक्विड होता है। अब ये लिक्विड होता है लेकिन बना कैसे? तो दोस्तों उसमें क्या करता है, कुछ ठोस चीजें होती हैं ज्यादा, उन ठोस चीजों को क्या करते हैं? द्रव मतलब जल के साथ मिलाते हैं, तो तब जाके वो जेल तैयार होता है, ठीक है। तो जब द्रव को ठोस में, या फिर जो ठोस है उसकी मात्रा ज्यादा होती है और द्रव की मात्रा कम होती है, इन आपस में मिलाते हैं तो एक पदार्थ तैयार होता है जिसका नाम होता है जेल, वही बालों में लगाने वाला। तो ये जेल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों इस जेल का एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ से दोस्तों जो जेल है इसका एग्जाम्पल जैसे दही है ना, तो दोस्तों जो दही होता है वो दही जेल का एग्जाम्पल है ना, और जो मक्खन होता है वो मक्खन इस जेल का एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा द्रव। परिक्षेप्त प्रावस्था द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, तो दोस्तों इसका उदाहरण होता है पाइस। क्या होता है? पाइस। और दोस्तों क्या है कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पाइस। तो दोस्तों ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोल देता है कि पाइस क्या है। तो आप क्या बोलोगे? वह कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं पाइस कहलाते हैं, ठीक है। और पाइस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूध। क्या है? दूध है पाइस। आपको हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कैसे बना। तो दोस्तों आपने देखा है कि जो गाय है ना, गाय जो दूध होता है, सॉरी, वो दूध होता है दोस्तों, वो जल और बसा से मिलकर बना होता है। क्या? जल और बसा, इन दोनों के मिलने से ही दूध का निर्माण होता है। तो जल भी द्रव है और जो बसा है वो भी द्रव अवस्था में होती है, तो हुआ ना दोस्तों पाइस। तो द्रव का द्रव में क्या होगा? पाइस, और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? दूध रहेगा। अगला हम देखते हैं दोस्तों द्रव का गैस में। तो देखो इधर से, ये हमारा द्रव हुआ और ये हमारा गैस हुआ, ठीक है। परिक्षेपण माध्यम गैस है और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है। तो दोस्तों द्रव और गैस जब आपस में मिलेंगे तो इसको हम बोलते हैं द्रव एरोसोल। द्रव एरोसोल, ठीक है। अब ये द्रव एरोसोल का एग्जाम्पल क्या है? तो आपको खुद ही को पता है ना दोस्तों, कोहरा। जब कोहरा बनता है तो उस कोहरा में गैसों की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 इनकी मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन द्रव है उस द्रव की मात्रा कम होती है। देखो आपको कोहरा बहुत सारा फैला है, तो बहुत सारा फैला है तो मतलब क्या बहुत सारा उसमें जल भरा हुआ है? नहीं ना, द्रव की मात्रा तो उसमें कमी होगी, गैस की मात्रा उसमें ज्यादा होती है। तो द्रव का गैस में उदाहरण क्या होगा? द्रव एरोसोल। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोहरा। क्या हो जाएगा? कोहरा, ठीक है। आपको याद रखना है और भी आप एग्जाम्पल इसके बना सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों गैस वाले, ठीक है। तो पहला है हमारा गैस का ठोस में, ठीक है। मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस है। तो यहां से दोस्तों जो विलयन बनेगा उस विलयन का नाम होगा ठोस फेन। ठोस फेन, ठीक है। अभी बोलोगे सर ठोस फेन क्या है, ये चीज सब क्या है? तो दोस्तों आपने देखा है आइसक्रीम, आइसक्रीम खाई होगी, आइसक्रीम आपने खाई होगी, आपने डबल रोटी तो खाई होगी फिर, है ना, सुबह सुबह
है ना। और टे हो तो सबसे पहले तो हमें डबल रोटी चाहिए, मम्मी हमें डबल रोटी चाहिए, ऐसा सब बोल। तो डबल रोटी दोस्तों जो होती है वो गैस और ठोस से ही मिलकर बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, कुछ ठोस पदार्थ होता है, उस ठोस पदार्थ को किसी बर्तन में लेकर आप उस गैस में या फ्रीजिंग में रख देते हैं। आपको देखा है सुबह ठंडी ठंडी मिलती है ना, तो फ्रिज में रख देते हैं तो गैसों का कमाल होता है और वो यहाँ से ठोस होकर आपके पास तक आती है। तो ठोस गैस का ठोस में या ठोस का गैस में जो एग्जाम्पल रहेगा वो ठोस पैन कहलाएगा। और इसका जो उदाहरण है वो आइसक्रीम हुआ, आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम हुआ, है ना, डबल रोटी हुआ, तो ये डबल रोटी हो गया, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। तो दोस्तों अब हमारा जो लास्ट है वो है गैस का द्रव में, है ना। तो गैस और यहाँ पर रहेगा द्रव, ठीक है। तो दोस्तों जो गैस का द्रव में जो कोलाइडी विलयन है उसका नाम रहता है झाग। क्या है उसका नाम? झाग। तो झाग तो आपने देखा ही होगा, नहाते हो तो वह खेल करते हो कि साबुन को या फिर निरमा को हमने पानी में डाल दिया, उसको हाथ से थोड़ा सा हिलाया डुलाया तो हमने देखा उसके ऊपर झाग बन जाता है, बन जाता है ना। अब वो झाग बना कैसे दोस्तों? अब वो झाग झाग कैसे बना? आपने क्या किया, द्रव में जब हिलाया तो वो झाग बन गया, तो द्रव के ऊपर बना, और लेकिन उसको हम हाथ से उठाएंगे तो हम देखते हैं कुछ देर में धीरे धीरे करके वो सब निकल जाता है, सब उड़ जाता है। मतलब वो द्रव पे बनता है और किसके साथ? गैस के साथ बनता है। द्रव का किसके साथ बनता है? गैस के साथ। यदि वायुमंडल ना हो तो वो बनेगा नहीं, है ना। तो जब गैस और द्रव आपस में मिलकर जो विलयन बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? झाग। और जो झाग है इसका साधारण एग्जांपल क्या हो जाएगा? शीतल जल। मतलब जो जल होता है उस जल के साथ शीतल जल का झाग, शीतल जल का झाग, ठीक है। चलो ये साधारण एग्जांपल हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको ये समझाया पूरा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने बहुत इजी और बहुत स्पीड कम करके मैंने आपको समझाया ताकि आपको एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएं, आपको फिर से देखने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों आई होप कि आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों यदि नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों अपने दोस्तों लोग को भी सेंड कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि क्या है उन लोग का भी फायदा हो। और जो दोस्तों सभी को आप शेयर कर दो, है ना, ताकि सभी का फायदा हो। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।